नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं CAA कि CAA क्या होता है, क्यों ये सुर्खियों में है और इसमें क्या क्या संशोधन किए गए, ये किस विषय से संबंधित है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। एक बार ये पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस पर हमें चर्चा करनी है। एक तो CAA की फुल फॉर्म, सेकंड हो जाएगा किस अधिनियम में संशोधन किया गया, जैसे संशोधन करके ये कानून बनाया गया तो आखिर इससे पहले कौन सा अधिनियम जो लागू था जिसके तहत हम भारत के नागरिक हैं। एक आ जाएगा CAA लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने इसे अनुमति कब दी, यानी कि वहां से कब इसको सैंक्शन मिली। अवैध प्रवासी क्या होते हैं, कुछ प्रमुख शब्दावली जैसे NRI, CIA या फिर OIC, PIO, ये सब क्या होते हैं, क्या क्या इनकी शर्तें होती हैं। दूसरा एक संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो संविधान में कहां पर उल्लिखित हैं, किस देश से हमने नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया है। एक आ जाएगा नागरिकता की शर्तें, अगर किसी को नागरिकता ग्रहण करनी है उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। तो वन बाय वन हम ये टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले CAA की फुल फॉर्म, CAA के फुल फॉर्म हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, और ये 2019 में संशोधन किया गया। तो इसमें हम वर्ष क्या लगाएंगे, 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कोई भी संशोधन जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है फाइनली, तो उस वर्ष का ये लिखा जाता है, बाद में वर्ष लिखते हैं हम। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम को हम शॉर्ट में लिखेंगे 2019। तो जो संशोधन किया गया किस कानून में किया गया, नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। हम भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के नागरिक हैं। नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल संसद के पास है, और हम संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत ही भारत के नागरिक हैं। इसका प्रावधान संविधान में भाग 2 में भी दिया गया है। तो संशोधन किसमें किया गया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। वैसे तो जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने की डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950, तब से ही नागरिक माने गए। लेकिन कुछ जो और विदेश से यहाँ पर आए उनको अधिनियम में संशोधन किया गया, तो 1955 के अधिनियम के तहत नया जो संशोधन हुआ 2019 में। अच्छा, तो CAA ये लोकसभा में कब पारित किया गया, लोकसभा। देखना, हमारी संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के सदन कितने हो जाएंगे, 2 सदन। एक होगा हमारा लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है 545 MPs, राज्यसभा में होते हैं 245। इसमें 12 सदस्य मनोनीत भी होते हैं, यहाँ भी एंग्लो इंडियंस होते हैं, लेकिन 2019 के बाद में व्यवस्था को निरसन कर दिया गया था। तो 545 इसे जो मंजूरी मिली थी, यानी कि CAA जो यहाँ पर ये एक विधेयक बिल यानी कि पारित हुआ, इससे संबंधित जो संकल्प था, इसकी डेट थी 9 दिसंबर सन 2019 में यहां से पारित हो चुका था। राज्यसभा की जो डेट थी ये 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ। इसमें बिल पास कर दिया गया राज्यसभा में। डेट क्या थी, ये 9 दिसंबर 2019 और 11 दिसंबर 2019 इसमें पारित हुआ। इसके बाद में जो राष्ट्रपति की अनुमति दी गई थी वो डेट आ जाएगी इसके एक दिन बाद की, यानी कि 12 दिसंबर। राष्ट्रपति ने जो अनुमति दी है, कब, राष्ट्रपति अंतिम रूप से अपना अनुमोदन देते हैं, तो उसकी डेट आ जाएगी 12 दिसंबर सन 2000। एक तो ये 3 डेट इसमें महत्वपूर्ण, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर 2019। एक्ट का नाम क्या हो जाएगा, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें डेट ये रखी गई कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2014 से पूर्व, 14 से पूर्व कुछ विभिन्न देशों से, उनके अभी नाम डिस्कस करेंगे, और ये भारत आए हैं, भारत आए, उन्हें भारतीय नागरिक माना जा सकता है। उसमें कुछ खास समुदाय या उसमें 3 देश होंगे, अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी डेट क्या रखी गई, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो विदेशी प्रवासी भारतीय मूल के हैं, अगर वो भारत में आए हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान डिस्कस किया जा सकता है। तो डेट कौन कौन सी हुई, लोकसभा में कब पारित हुआ, 9 दिसंबर को, राज्यसभा में 11 दिसंबर को, राष्ट्रपति महोदय ने जो अपनी अनुमति दी है यानी कि हस्ताक्षर किए हैं बिल पर, वो 12 दिसंबर 2019, और कानून का नाम क्या हो जाएगा, CAA 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। उसमें डेट रखी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारतीय मूल के व्यक्ति जो विभिन्न देशों से भारत में आए हैं, उनको भारतीय नागरिक माना जा सकता है। ये उसकी डेट थी। अधिसूचना जो जारी हुई है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, इसके लिए डेट आ जाएगी 11 मार्च 2024, मार्च 2024, 11 मार्च, यानी कि कल ही। आज डेट कितनी हो जाएगी, 12, और ये कल की बात है कि 11 मार्च 2024 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। अब ये पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। CA कानून सबसे पहले असम में लागू किया गया। तो ये इसकी डेट्स के बारे में है। अब ये देखते हैं हम कि ये तो अधिनियम में संशोधन 1955 में किया गया। CA लोकसभा राज्यसभा, इसकी डेट्स थी। अवैध प्रवासी या फिर जो शब्दावली है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। ठीक ना, NRI, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे भारतीय जिनका रेजिडेंस अभी भारत में नहीं है, वो एक पासपोर्ट या वीजा के आधार पर विदेशों में काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, NRI। लेकिन NRI के लिए एक और भी कंडीशन है। NRI ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे जो 84 दिनों तक किसी विदेश में रहते हैं, ये विदेश में रहे, वो नहीं कि कहीं घूम फिर कर वो 1 महीना बाद भारत में आ जाएंगे, 30 दिन बाद वो NRI हो जाएंगे। NRI नहीं कहलाएंगे, वो होंगे 84 डेज, उनको विदेशों में रखा जाएगा। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या आ जाएंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति। एंड OIC 2015 में इसका नाम बदल दिया गया, OIC, ओवरसीज इंडियन सिटीजन। ओवरसीज का मतलब जो विदेश में रहते हैं समुद्र पार करके, ओवरसीज इंडियन सिटीजन, ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो समुद्र पार करके या विदेश में रहते हैं, यानी कि ओवरसीज का मतलब भी एक विदेशी होता है। अवैध प्रवासी क्या होंगे, ऐसे प्रवासी जो भारत में रहते हैं जिनके पास कोई वैध पासपोर्ट या फिर वीजा नहीं होगा, या तो उनके पास वैध पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास वैध पासपोर्ट नहीं होगा, या फिर वैध वीजा नहीं होगा उनके पास, VIS नहीं होगा। वीजा की फुल फॉर्म होती है विजिटर इंटेंशन स्टे इन अब्रोड, उसको हम क्या कहेंगे, ये अवैध प्रवासी। तो अब ये बात आती है कि नागरिकता ग्रहण कितने प्रकार से की जाती है, या फिर यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो ये हमने क्या किया है, इससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली। अब ये देखिए कि जो CA कानून जिन पर लागू होगा वो कौन से देश होंगे, या फिर वो किस समुदाय के व्यक्ति होंगे जिनके लिए ये कानून संशोधित किया गया है। तो यहीं पर देख लेते हैं हम। इसमें 3 देशों के नागरिक होंगे, 3 देशों को शामिल किया गया है। ये 3 देश कौन से हो जाएंगे, एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। इन देशों से आए हुए 6 समुदाय के व्यक्ति अगर वो भारत में प्रवास करते हैं तो उनकी नागरिकता के लिए कंसीडर किया जा सकता है। जैसे देश, ये कितने हो जाएंगे समुदाय, 6 समुदाय के व्यक्ति,
ये कौन से समुदाय होंगे? या तो फिर हिंदू समुदाय, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और एक आ जाएंगे इसमें बौद्ध। अगर इन समुदाय के व्यक्ति भारत में रहते हैं और वो इन्हीं 3 देशों से आए हुए हैं, उनको नागरिकता दी जा सकती है। जैसे हिंदू समुदाय के व्यक्ति, सिख, ईसाई, या फिर नंबर 4, 5 और 6 जैन, बौद्ध, या फिर पारसी। अगर इन 6 समुदाय के व्यक्ति इन 3 देशों से भारत में आए हैं, उनकी नागरिकता को कंसीडर किया जा सकता है। इनके लिए शर्त क्या होगी? वैसे अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, उसके लिए 5 कंडीशन होती है, या तो देशीकरण के द्वारा, या फिर भू अधिग्रहण के द्वारा, जन्म के द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा, या फिर पंजीकरण के द्वारा। तो ये सब किस में आएंगे? देशीकरण में, नेचुरलाइजेशन में। कोई विदेशी व्यक्ति क्या भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है? उसके लिए कंडीशन ये होगी कि उसे 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा, और प्लस पिछले 1 वर्ष से वो लगातार भारत में रहा हो, यानी कि 6+1। इनके लिए क्या कंडीशन की गई है कि ये 6 वर्षों तक भारत में रहे हों लगातार, लेकिन पिछले 1 वर्ष में 11 महीने लगातार रहे हों। ऐसे 7 ईयर के कंप्लीट होने चाहिए। अब वो भारतीय नागरिक माने जा सकते हैं, उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो ये कानून उनके लिए था, CAA। वो नहीं कि कोई यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। हम जो भारत के नागरिक है, बरकरार रूप से भारत के नागरिक रहेंगे, क्योंकि नागरिकता जन्मजात है, जन्म से भी नागरिकता यहाँ पर दी जाती है। लेकिन जो उसमें आजकल ये टॉपिक जो सुर्खियों में है, उसमें गलत इंटरप्रेट कर दिया कुछ लोगों ने कि जैसे यहाँ से कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इसमें जो 2014 से पूर्व डेट थी, जिसकी 31 दिसंबर, अभी हमने डिस्कस किया था, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व अगर इन 3 देशों के ये 6 समुदाय के व्यक्ति यहाँ पर भारत में वास करते हैं, उनके पास वैध ये होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, अपनी पासपोर्ट होना चाहिए या फिर वीजा होना चाहिए वैध रूप से। अगर वो अप्लाई करते हैं, यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो 6 समुदाय कौन से हो जाएंगे? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। देश क्या होंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इनके अलावा कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई इन देशों के अलावा भी भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से प्रावधान है, फिर वो संवैधानिक रूप से है। ये CAA कानून इनके लिए बना हुआ है, CAA। तो सिटीजनशिप में जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है, संशोधन किसके लिए? जो 3 देशों के यहाँ पर नागरिक आएंगे और वो भारतीय मूल के होने चाहिए। ये भी उसकी एक कंडीशन होगी। 31 दिसंबर 2014 से पूर्व, इससे यहाँ पर पूर्व ही आने चाहिए। तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। एक तो जो संशोधन अधिनियम था, ये कब पारित किया गया? लोकसभा में 9 दिसंबर को, राज्यसभा में 11 दिसंबर को। राष्ट्रपति महोदय ने अपनी जो अनुमति दी थी वो 12 दिसंबर 2019। एक्ट का नाम क्या हो जाएगा? CAA 2019। ओके। और इसमें अगर देखते हैं कि डेट वो क्या रखी गई कि किस डेट से पूर्व, ताकि उनके यहाँ पर 6 वर्ष भी हो जाए और एक लास्ट वर्ष को मिलाकर जो लगातार निवास करना है 7 वर्ष, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले होने चाहिए वो लोग। ये अधिसूचना कब जारी की गई? 11 मार्च 2024 को जारी की गई। सबसे पहला राज्य कौन था CA लागू करने वाला? इसमें असम था, क्योंकि वहां पर अवैध रूप से भी प्रवास हुआ है कुछ लोगों का, तो वहां उनकी छटनी कर दी गई। ओके, आगे देखते हैं। नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान, इसका जो प्रावधान है ये कहां पर किया गया है और हमने कहां से नागरिकता ली गई है? तो एक पूरा संविधान में भाग लिखा गया, भाग 2, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक, भाग 2। और ये ब्रिटेन से हमने नागरिकता ली है। यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता लागू है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। कुछ देश ऐसे भी जिसमें दोहरी नागरिकता है, कुछ देश ऐसे जिसमें ट्रिपल सिटीजनशिप यानी कि तिहरी नागरिकता है। भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ये भाग 2 में अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक उल्लिखित है। संसद को ही पूर्ण रूप से अधिकार होगा नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, उसमें कोई भी राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये ऐसे उसके प्रोविजंस थे। नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान ये हमने कहा लिया इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित, इंग्लैंड के संविधान से हमने ये प्रावधान लिया है।
यहां पर एकल नागरिकता लागू है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब हुआ सिंगल सिटीजनशिप। हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम किसी राज्यों के। राज्यों के हम निवासी होते हैं, मूल निवासी। एकल नागरिकता। ये भाग किस में आ जाएगा? भाग नंबर, अनुच्छेद नंबर आ जाएंगे इसमें, आर्टिकल्स नंबर, अनुच्छेद नंबर 5 to 11, 5 से 11 तक। और इसे ये अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। अधिकार, अधिकार किसके पास? संसद। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, राज्यों के पास ये नहीं होता। और संसद के, अभी आपको बताया कि दो इसके सदन होते हैं, लोकसभा, एक राज्यसभा होगा, और तीसरा जो भाग होगा, अगर भाग की बात करते हैं, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। लेकिन अगर हाउस की बात हम करते हैं, सदन कितने, तब वो 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के सदन कितने हुए? हाउस इज 2, और संसद के कंपोनेंट या पार्ट्स 3। तो संसद के भाग 3 और संसद के सदन 2। तो भाग 3 में क्या आ जाएगा? जो तीसरा हम देखते हैं, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति। इन तीनों की अनुमति होनी चाहिए, तब जाकर वो बिल एक एक्ट में परिवर्तित होगा, यानी कि अधिनियम बनेगा। तो बात कर लेते हैं कि ये नागरिकता कितने प्रकार से दी जाएगी। आगे देखते हैं। नागरिकता के 5 प्रकार, 5 प्रकार कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। जैसे नंबर 1, देशीयकरण। देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन, कोई विदेशी अगर भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। नंबर 2, यह आ जाएगा एक भू अधिग्रहण, भू अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण, लिख पूरा वर्ड, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण का मतलब हुआ भारत सरकार ने कोई भूमि एक्वायर की हो, कोई भूभाग या कोई किसी राज्य को मिला है अपने देश में, तो उसमें रहने वाले जितने भी ये होंगे व्यक्ति, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। और तीसरा जन्म से, जन्मजात, बाई बर्थ। एक आ जाएगा वंश परंपरा, वंश या परंपरा, वंश परंपरा के द्वारा। तीसरा आ जाएगा एक पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो ये क्या, इसके 5 प्रकार है। 5 प्रकार से हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो सीए वाला कानून है, किस में आएगा? देशीकरण। इसकी कंडीशन क्या होती है? किसी व्यक्ति को, कोई विदेशी व्यक्ति है, उसे भारत की नागरिकता कब दी जाएगी? अगर भारत में वो 7 वर्षों तक, इसको हम लिखेंगे 6 वर्ष प्लस 1 वर्ष बराबर 7 वर्षों, उसका 7 वर्षों का वास होना चाहिए वहां पर। वास, वास या अधिवास या निवास कह सकते हैं। वो 7 वर्षों से भारत में रहा हो, लेकिन जो अंतिम वर्ष होगा 7वां वर्ष, इसमें वो 12 महीने भारत में रहा हो। लेकिन जो सीए कानून है, इसके लिए 11 महीने, 11 माह तक लगातार, लगातार भारत में रहा हो 11 महीने तक। पिछले 11 महीनों में एक भी उसकी यहाँ पर अगर वो देखी जाए कि मनाही ना होनी चाहिए कि किसी और देश में चला गया, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अनुपस्थित, वो उपस्थित रहना चाहिए। तो 7 वर्षों तक भारत में रहा हो, और उसमें पिछला जो 1 वर्ष है लास्ट रिसेंटली, ये हम देखते हैं उसमें 11 महीने तक भारत में लगातार रहा। दूसरा, वो संविधान में उल्लेखित किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना जानता। इसे संविधान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं में से एक भाषा, एक भाषा पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना जानता, लिखना जानता ना। इन 22 भाषाओं में से एक भाषा, संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से किसी एक को पढ़ना और लिखना जानता हूं, ये कंडीशन। तो देशीकरण के द्वारा जो सीएए कानून किया गया है, इन 3 देशों के जो 6 समुदाय हैं, उन पर यह लागू होगी शर्त। अधिग्रहण का मीनिंग ये हुआ, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश का या किसी राज्य का अधिग्रहण किया है, समझो कोई हमने द्वीप खरीद लिया, एक टापू खरीद लिया किसी और देश का, उसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। जन्म से, जिनका जन्म भारत में हुआ है। नंबर 4 आ जाएगा वंश परंपरा, जिनके दादा दादी नाना नानी यानी कि पितामह भारत में अगर जन्मे हैं, उनके जो आश्रित हैं उनको सदस्यता यानी कि नागरिकता यहाँ की दी जा सकती है। नंबर 5 पंजीकरण के द्वारा, अगर हम अपना होम मिनिस्ट्री में एक ये पंजीकरण कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उसकी जो भी कंडीशंस होंगी उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब नागरिकता का जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 to 11, तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद नंबर 5 में
क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 5। 5 अनुच्छेद में क्या है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह भारत में जन्मा हो, या फिर उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर उसने भारतीय व्यक्ति से विवाह किया हो। कोई भी विदेशी अगर भारत में विवाह करेगा या करेगी, वो भारत की नागरिक या नागरिक माना जाएगा। इसकी 3 कंडीशन अनुच्छेद नंबर 5 में, क्या कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 3 कंडीशन, यदि वह भारत में जन्मा हो, यदि वह भारत में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो। दूसरी कंडीशन, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। नंबर 3, उसने विदेशी से विवाह किया हो। विदेशी से विवाह, जैसे है ना, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस ये सोनिया गांधी, वो कहाँ की, इटली की है, तो भारतीय व्यक्ति से विवाह किया था, इसलिए वो भारत के नागरिक है। तो 3 कंडीशन क्या हुई, यदि वह भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या किसी विदेशी से उसने विवाह किया, अब वो विदेशी भारत का नागरिक कहलाएगा। ये 3 कंडीशन अंडर आर्टिकल नंबर 5। नंबर 6 में क्या है, आर्टिकल नंबर 6 में अनुच्छेद नंबर 6, ये पाकिस्तान से संबंधित, जो पाकिस्तान से लोग भारत आए हैं, माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति क्या भारत के नागरिक माने जाएंगे। उनकी एक डेट होगी 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व भारत में आए हों, या फिर इस डेट के बाद में संविधान लागू होने तक अगर वो भारत में आते हैं, उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी, वो इंडियन माने जाएंगे। क्या, पाकिस्तान से भारत, जो पाकिस्तान से भारत लोग आए हैं, भारत आने वाले व्यक्ति या प्रव्रजन करने वाले, इसको क्या कहेंगे, दूसरा वर्ड प्रव्रजन, माइग्रेट पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ऐसे व्यक्ति, उसके लिए डेट क्या हो जाएगी 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व, या तो 48 से पूर्व या इसके बाद, अगर इसके बाद भी हमने कि इस डेट के बाद कब तक, संविधान लागू होने तक, संविधान लागू होने तक, संविधान लागू होने की डेट क्या थी, 26 जनवरी सन 1950। तो यहां पर देखते हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आया है और डेट क्या थी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हो, या फिर अगर इस डेट के बाद भी वो भारत में आया है लेकिन संविधान लागू होने की डेट तक उसने अपना पंजीकरण कराया, इसमें क्या, उसका रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ, पंजीकरण, अगर उसने पंजीकरण यहां पर करा लिया, अब वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। अच्छा, नंबर 7 देखते हैं, आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7, इस अनुच्छेद में क्या दिया है, जो भारत से पाकिस्तान गए हैं लोग, उनके लिए उनकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। जैसे भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त, जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त, इनकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। लेकिन समाप्त कैसे होगी, इसके लिए डेट क्या थी, 1 मार्च सन 1947 से पूर्व। इस डेट से जो पूर्व भारत से पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, या फिर इसी डेट के बाद ये डेट थी, इसके बाद भी अगर भारत से जाएंगे वो, उसमें क्या आ जाएगी, बाद से, इस डेट से के बाद से संविधान लागू होने की डेट तक, 26 जनवरी सन 1950 तक। जैसे यहाँ पर संविधान लागू हुआ, अगर संविधान लागू होने की डेट तक वो पाकिस्तान चले गए, अब वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, उसमें कैंसिल हो जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 6 में क्या था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता का प्रावधान, और 7 में क्या है कि जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे अब वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। नंबर 8, आर्टिकल नंबर
8। 8 में क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, या फिर इसके साथ साथ अगर कोई भारतीय व्यक्ति शत्रु देश में 1 वर्ष का वास करता है वो भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। शत्रु देश कौन से होंगे, जो हमारी एनिमी कंट्री होंगे। इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। समय समय पर कोई भी शत्रु देश हो सकता है जिससे हमारा युद्ध है, अगर कोई व्यक्ति वहां भी निवास करता है और लगातार 1 वर्ष तक अगर वो वास करता है, अब वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो 8 में क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन के बारे में। अनुच्छेद नंबर 8 में यदि कोई भारतीय नागरिक कोई भी भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, नागरिकता ग्रहण, उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की है, तब वो भारत का नागरिक नहीं होगा। या फिर शत्रु देश में 1 वर्ष तक वास, शत्रु देश में 1 वर्ष का वास या निवास एक ही बात है। अगर वो शत्रु देश में 1 वर्ष तक रहेगा, अब शत्रु देश कौन से होंगे हमारे, ये समय समय पर कोई भी हो सकते हैं। अगर उसमें एक देश ये 1 वर्ष का वास करता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद नंबर हम 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9 में क्या है, किसी व्यक्ति के पिता या पितामह अगर भारत में जन्मे हैं, पितामह में क्या होते हैं, दादा दादी नाना नानी, तो उनके जो आश्रित हैं वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के दादा पितामह भारत में जन्मे हो, तो इसमें क्या आ जाते हैं, पितामह में दादा दादी या फिर नाना नानी। अगर ये भारत में जन्मे हैं तो इनके पोत्र या पोत्री या फिर नाती या नातिन को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 10 और 11 ये भी देखते हैं। आर्टिकल नंबर 10 में क्या है, हम भारत के नागरिक संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत ही भारत के नागरिक हैं। और नंबर 11 में लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अंतिम अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। तो 10 में क्या है, भारत के नागरिक संसद के द्वारा, भारतीय नागरिक संसद के अंतर्गत जो संसद ने कानून बनाए उनके अंतर्गत हम भारत के नागरिक हैं। नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास, केवल और केवल संसद के पास, संसद के पास है। केवल संसद ही कानून बना सकती है। तो ये हमारा संवैधानिक उसमें एक प्रावधान था कि संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार और समराइज कर लेते हैं कि संविधान में भाग नंबर 2 में, और संविधान का जो हमने प्रावधान लिया है B10 से लिया है, हम भारत के नागरिक हैं, हम एकल नागरिक होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के हम मूल निवासी होते हैं। भाग नंबर 2 में उल्लिखित है, इसका आर्टिकल आ जाएगा 5 to 11। तो 5 में क्या है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि वह भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर उसने किसी से विवाह किया हो, भारतीय से विवाह कर लिया किसी विदेशी ने, अब वो भारत का नागरिक हो जाएगा। नंबर जो 6 है वो पाकिस्तान से संबंधित है। अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आया है उसकी डेट 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व भारत का नागरिक माना जाएगा। और 7 में आ जाएगा कि जो भारत से पाकिस्तान गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। 8 में भी होगा कि नागरिकता कैंसिलेशन के लिए अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी।
नंबर 9 में आ जाएगा किसी व्यक्ति के पितामह यदि भारत में जन्मे हैं, जैसे दादा दादी या नाना नानी, वो भारत के नागरिक माने जा सकते हैं। नंबर 10 और 11, इसमें संविधान में संशोधन करके या फिर नया कानून, जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति होगी वो केवल और केवल संसद के पास होगी। संसद के 3 भाग होते हैं और 2 सदन होते हैं। 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तो 3 घटक हुए, या कंपोनेंट या पार्ट या भाग कह सकते हैं। तो संविधान के भाग या घटक कितने हुए? 3। और संसद के जो ये होंगे सदन यानी कि हाउसेज, वो 2 होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये इसमें प्रावधान था। अच्छा, लेकिन बात हो रही है सीए की। तो सीए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में संशोधन किया गया था। लोकसभा में कब पारित हुआ है? 9 दिसंबर को, राज्यसभा में 11 दिसंबर को, राष्ट्रपति जी ने जो अपनी अनुमति दी वो 12 दिसंबर 2019 को। और ये भारतीय नागरिक कब कौन माने जाएंगे? जो 3 देशों से आएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से। 6 समुदाय के व्यक्ति होंगे, जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन। ये समुदाय के व्यक्ति अगर वो भारत में रहते हैं 31 दिसंबर 2014 से पूर्व, उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही हमारा टॉपिक था, सीएए या नागरिकता से संबंधित। ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। ओके, थैंक यू।